अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़े अर्श का मालिक है और हम सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है। लास्ट क्लास में बेटा हमने जो न्यूमेरिकल्स का नाइन्थ क्लास का सिलसिला शुरू किया था उसमें यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। जो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स थे, न्यूमेरिकल्स थे। आज की क्लास में यूनिट नंबर 3 डायनेमिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अच्छा, इस यूनिट नंबर 3 में जो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस हैं उसमें पहला जो टॉपिक हमारे पास है वो मोमेंटम से रिलेटेड है। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपसे ये कहा था कि अपने पास एक फॉर्मूला बैंक बनाए, जो टॉपिक आप पढ़ते जाएं फॉर्मूला उसमें ऐड करते चले जाएं। तो चूंकि हम मोमेंटम के न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर रहे हैं, पहला काम तो ये करते हैं कि उस फॉर्मूला लिस्ट में ये मोमेंटम के फॉर्मूले को ऐड कर लेते हैं। आज ये हमने फॉर्मूला बैंक बनाया था, इसमें यूनिट 2 काइनेमेटिक्स के फॉर्मूलाज थे जो हमने न्यूमेरिकल में यूज किए थे। इसी तरह से आज की क्लास में इसमें यूनिट नंबर 3 डायनेमिक्स, उसका पहला टॉपिक मोमेंटम, उसका फॉर्मूला देख लीजिए। मोमेंटम प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का। मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मास को m और वेलोसिटी को v से। तो मोमेंटम का फॉर्मूला बन गया मास इनटू वेलोसिटी। इस फॉर्मूले के तहत हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें। अच्छा बेटा, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ अ बॉडी। ये एक्चुअली मोमेंटम है। फाइंड द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 6 किलोग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। एक ऑब्जेक्ट है, उसके मास की वैल्यू गिवन है 6 किलोग्राम्स के बराबर। उसकी वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है 25 मीटर पर सेकंड। हमको उसके मोमेंटम की वैल्यू मालूम है। फॉर्मूला लिस्ट में से जो हमने मोमेंटम का फॉर्मूला लिखा था उसको यूज कर लें। P बराबर है m v के। चूंकि हमें मोमेंटम p मालूम करना है तो मास और वेलोसिटी की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। मास m की वैल्यू है 6, वेलोसिटी v की वैल्यू है 25। मोमेंटम का आंसर आ जाएगा 125। यूनिट हो गया इसका न्यूटन सेकंड्स। अच्छा बेटे, जैसे पिछली वाली वीडियो में भी हम ये कर रहे थे कि कोई न्यूमेरिकल खत्म करने के बाद एंड में उसका रिजल्ट लिख देते थे। यहाँ भी हम यही काम करते हैं कि रिजल्ट को अरेंज कर देते हैं। हमसे मोमेंटम पूछ रहा था, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। हम लिख सकते हैं इसको इस तरीके से कि therefore the momentum of the body is, जी जो वैल्यू आई है 125 सेकेंड्स। अच्छा बेटा, ये जो सवाल है, ये सवाल जो क्वेश्चन वन का बी पार्ट जो इससे पहले हमने ऊपर सॉल्व किया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। आपसे सवाल में पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी इफ द मोमेंटम बिकम्स 200 न्यूटन सेकेंड्स। अब अगर आप बाजायर इस सवाल को देखें तो मोमेंटम की वैल्यू गिवन है, वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है, लेकिन मास गिवन नहीं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये ऊपर क्वेश्चन बी के साथ कनेक्टेड है। कैसे? देखिए, इस ऊपर वाले सवाल के अंदर जो हमने सॉल्व किया, इसमें आपको ऑब्जेक्ट का मास 6 किलोग्राम्स गिवन था, वेलोसिटी 25 थी, तो उसका मोमेंटम 125 न्यूटन सेकंड्स आया था। अब कह रहे हैं कि आप इसी ऑब्जेक्ट का, जानते हैं कि गिवन ऑब्जेक्ट का मास तो चेंज नहीं कर सकते, वेलोसिटी अलबत्ता चेंज कर सकते हैं। तो कह रहा है कि अगर इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम 125 से चेंज करके आप 200 न्यूटन सेकंड्स कर दें, मोमेंटम चेंज करने के लिए ऑब्वियसली वेलोसिटी चेंज करनी पड़ेगी। तो कह रहा है कि अगर इसका मोमेंटम 200 न्यूटन सेकंड्स कर दें तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। चूंकि ऑब्जेक्ट चेंज नहीं कर रहा, इसका मतलब इसका मास वही होगा जो पिछले क्वेश्चन में था, यानी कि 6 किलोग्राम्स के बराबर। अब इसका मोमेंटम जो पहले 125 आया था वो चेंज करके कितना हो गया 200 न्यूटन सेकंड्स। तो उसके लिए ऑब्वियसली वेलोसिटी चेंज करनी पड़ी होगी। क्या वेलोसिटी है जिस पर ये मोमेंटम हो जाए 200 न्यूटन सेकंड्स, उस वेलोसिटी v की वैल्यू डिटरमाइन कर। चलें जनाब, मोमेंटम का फॉर्मूला फिर से यूज करते हैं। मोमेंटम p बराबर है m इंटू वी, यानी मास इंटू वेलोसिटी के। मोमेंटम की वैल्यू आपको गिवन है 200 के बराबर, मास है 6 के बराबर, वेलोसिटी v की वैल्यू डिटरमाइन करें।
200 ऐसे ही रहने देते हैं, ये 6 डिवाइड हो गया, सॉल्व करके यहाँ से वेलोसिटी v की वैल्यू पता चल जाए। सॉल्व करके वेलोसिटी v की वैल्यू 33.33 मीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू। इसका भी रिजल्ट नोट कर लेते हैं भाई। उस वक्त सवाल में कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी, कह सकते हैं देयरफॉर द वेलोसिटी विल बी 33.33 मीटर पर सेकेंड। तो सवाल में मिसिंग कुछ नहीं है, ये बी पार्ट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है जी। मोमेंटम डिपेंड करेगा मास और वेलोसिटी पे। अगर आपको मोमेंटम चेंज करना है तो उसके दो तरीके हैं। पहली चीज मास चेंज करें, बट हम जानते हैं मास चेंज करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट चेंज करेगा करना पड़ेगा। अगर गिवन बॉडी का ही आपने मोमेंटम चेंज करना है तो उसका वाहिद तरीका है कि हम उसकी वेलोसिटी चेंज करें। तो ये बी पार्ट के साथ कनेक्टेड मिला के आप सवाल को समझें। पहले बी पार्ट में इसने आपको बता दिया कि ऑब्जेक्ट की का जो मास है वो 6 किलोग्राम्स के बराबर है। पहले बी पार्ट में इसने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट का मास 6 किलोग्राम्स के बराबर है, तो मास को हमने कांस्टेंट रखना है। जब इसकी वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड थी तो उसका मोमेंटम 125 न्यूटन सेकंड आया था। अब उसका मास तो वही रखे हैं 6 किलोग्राम्स के बराबर। देखिए मास अभी भी वही है 6 किलोग्राम्स के बराबर, बट अब इसकी वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो गई 33.33, तभी इसका मोमेंटम चेंज होकर 200 न्यूटन सेकंड्स हो गया। तो आपको यही कह रहा था कि मास वही 6 किलोग्राम्स रखो, मोमेंटम बताया हुआ था, वेलोसिटी की वैल्यू हमें डिटरमाइन करने को कह रहा था, जो हमने डिटरमाइन। अच्छा बेटा, अब पेज नंबर 84 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 के हमने बी और सी पार्ट्स किए थे। अब पेज नंबर 84 पर क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम, ऑब्जेक्ट का मास गिवन है, मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। यानी अब अगर आप इसका डाटा सवाल को देख के बनाने की कोशिश करें तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट के मास की वैल्यू आपको गिवन है 10 किलोग्राम्स के बराबर, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ। आमतौर पे जहां मूविंग विद अ वेलोसिटी आता है आमतौर पे इनिशियल वेलोसिटी होती है। और ये मजीद अभी आगे देखिएगा एक और वेलोसिटी की वैल्यू भी गिवन है, इसलिए मैं इसको इनिशियल वेलोसिटी कर रहा हूँ कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। अ फोर्स एक्ट्स फॉर 5 सेकेंड्स, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगी 5 सेकेंड्स के लिए टू रिड्यूस इट्स वेलोसिटी टू 2 मीटर पर सेकेंड। फोर्स की वैल्यू लगने से इसकी वेलोसिटी जो पहले 10 मीटर पर सेकेंड थी अब चेंज हो गई, यानी फाइनली वो वैल्यू कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड के बराबर। कह रहा फाइंड द मोमेंटम ऑफ बॉडी बिफोर एंड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन इट। अब इसका मतलब दो मोमेंटम आपने कैलकुलेट करना है। एक को मैं कह देता हूं पी आई, यानी इनिशियल मोमेंटम, और दूसरे को मैं कह देता हूं पी एफ, यानी के फाइनल मोमेंटम। ये जो इनिशियल मोमेंटम है ऑब्वियसली ये फोर्स लगने से पहले है, और जो फाइनल मोमेंटम है वो फोर्स लगने के बाद है। चलो भाई, सिंस हम ये फॉर्मूला जानते हैं कि P बराबर है किस चीज के, एम वी के। सबसे पहले हम इसका इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो देखिए क्या करेंगे, P के सबस्क्रिप्ट में I लिख दिया इनिशियल मोमेंटम। मास का इनिशियल फाइनल से कोई ताल्लुक नहीं है, ऑब्जेक्ट का मास सेम रहेगा। चूंकि इनिशियल मोमेंटम निकाल रहे हैं तो वेलोसिटी भी कौन सी आएगी, इनिशियल। वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। मास m की वैल्यू है 10, इनिशियल वेलोसिटी vi की वैल्यू भी है 10, मल्टीप्लाई कर लिया। इनिशियल मोमेंटम pi की वैल्यू आ गई 100, यूनिट हो गया इसका न्यूटन सेकेंड्स के बराबर। जिस तरह से इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट किया बिल्कुल इसी तरह से फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट कर लें। मोमेंटम का वही फॉर्मूला P इक्वल्स टू एम वी। फाइनल मोमेंटम निकाल रहे हैं तो P के साथ F लगा लिया और V वेलोसिटी के साथ F। वैल्यूज पुट कर दीजिए। मास m, ऑब्जेक्ट का मास चेंज नहीं होगा जब तक कि बॉडी चेंज ना करें। सवाल में मास m की वैल्यू गिवन है, ये 10 रखे रहेंगे। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होकर 2 हो गई, तो इसका जो फाइनल मोमेंटम होगा वो
20 न्यूटन सेकंड। अच्छा बेटा, अब सवाल की लास्ट वर्डिंग को देखते हुए आपसे लास्ट में कह रहा था फाइंड द मोमेंटम ऑफ बॉडी बिफोर एंड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। उसका रिजल्ट इस तरह से लिख सकते हैं कि देयरफॉर द मोमेंटम ऑफ बॉडी बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज 100 न्यूटन सेकंड, यानी इनिशियल मोमेंटम, एंड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस, और फोर्स अप्लाई करने के बाद यानी फाइनल मोमेंटम 20 न्यूटन सेकंड्स के बराबर। अच्छा बेटा, पेज नंबर 84 पे इसका नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन, जिसके न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व करने हैं। सबसे पहले तो लॉज ऑफ मोशन को भी उसी फॉर्मूला बैंक में अपने पास ऐड कर लेते हैं। अच्छा भाई, ये लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल जो सॉल्व होंगे वो न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन के फॉर्मूले से सॉल्व होंगे, जो आप जानते हैं F इक्वल्स टू एम ए, फोर्स बराबर है मास इनटू एक्सेलरेशन। चलिए जी, सवाल में कह रहा है कि फोर्स ऑफ 3400 न्यूटन्स, फोर्स F की वैल्यू गिवन है 3400 न्यूटन, इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 850 किलोग्राम्स, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसके मास m की वैल्यू गिवन है 850 किलोग्राम्स के बराबर। कह रहा फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द फोर्स, ये जो फोर्स इसके ऊपर लगी इस मास के ऊपर, उससे कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई उसकी वैल्यू मालूम कर। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला, इसका रेफरेंस दे देते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जो हमने फॉर्मूला बैंक में फॉर्मूला नोट किया था F इक्वल्स टू एम ए, चूंकि हमें एक्सेलरेशन ए मालूम करनी है, इसका पहले फॉर्मूला बना लेते हैं। एक्सेलरेशन ए बराबर हो गया F अपॉन एम, फोर्स F की वैल्यू है 3400, डिवाइड कर दीजिए मास m की वैल्यू से जो है 850, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से एक्सेलरेशन ए की वैल्यू आ जाएगी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा बेटा, एंड में इसका रिजल्ट हम ऐसे लिख सकते हैं कि देयरफॉर द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पेज नंबर 84 पर क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट जो बी पार्ट के साथ कनेक्टेड है, पूछ रहा है कि हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 425 किलोग्राम्स। हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड, कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी उसकी वैल्यू मालूम करें ऑन अ बॉडी ऑफ मास 425 किलोग्राम्स। अगर बॉडी के मास m की वैल्यू आपको गिवन है 425 किलोग्राम, टू प्रोड्यूस सेम एक्सेलरेशन एज कैलकुलेटेड इन पार्ट बी, उतनी एक्सेलरेशन जो आपने पार्ट बी में कैलकुलेट की है। ये देखिए जनाब, इससे ऊपर वाला जो इसका पार्ट बी था, उस पार्ट बी में हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट की थी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कह रहा है यही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होनी चाहिए इसमें भी। तो हम क्या करेंगे, डाटा के अंदर जो हमने पार्ट बी से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली थी उसको डाटा में लिख लेते हैं, चूंकि सवाल में कह रहा है कि वही वैल्यू होनी चाहिए जो पार्ट बी में आपने कैलकुलेट की है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो जी, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को यूज करते हुए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। F इक्वल्स टू एम ए, मास m की वैल्यू अब आपको गिवन है 425, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन a जिसकी वैल्यू पार्ट b वाली लेनी थी, यानी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉल्व करके फोर्स F की वैल्यू आ गई हमारे पास 1700 फोर्स का यूनिट न्यूटन्स। अब बेटा रिजल्ट में क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर अ फोर्स ऑफ 1700 न्यूटन शुड बी अप्लाइड। अच्छा बेटा, इस क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट में आपसे कह रहा है फाइंड द मास ऑफ द बॉडी, बॉडी का मास डिटरमाइन करना है, विच इज एक्सेलरेटेड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन्स। जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की 200 न्यूटन्स की, तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, दैट स्पीड्स अप टू 36 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब इस सवाल में ना एक मसला ये है कि या तो आपको ये कहता है कि भाई कितने सेकंड में वेलोसिटी में इजाफा हुआ, हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते सिवाय इस बात के जब तक हम ये अज्यूम ना कर लें कि असल में ये वेलोसिटी नहीं
बल्कि ये 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यानी एक्चुअली क्या चीज गिवन है, एक्सेलरेशन की वैल्यू। मजीद वजाहत होगी जब हम इसका सी पार्ट करेंगे, तो हम देखेंगे वो बी पार्ट के साथ कनेक्टेड है, हमें वहां भी एक एक्सेलरेशन की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है। तो ये सवाल इसको एक्सेलरेशन एज्यूम करके ही हो सकता है। इसका मतलब बुक में ये मीटर पर सेकंड नहीं बल्कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। चलिए जी, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करके मास की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मास कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन इधर डिवाइड हो गया, फोर्स की वैल्यू आपको गिवन है 200 के बराबर, एक्सेलरेशन है 36 के बराबर। सॉल्व करके यहाँ से ऑब्जेक्ट का मास आ जाएगा 5.5 ग्राम्स के बराबर। ठीक है बेटा, इसका रिजल्ट इस तरह से लिख लेंगे कि देयरफॉर द मास ऑफ द बॉडी इज 5.5 किलोग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 6 के सी पार्ट में आपसे कह रहे हैं कि व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सेम बॉडी। जो बॉडी हमने पिछले क्वेश्चन में ली है, यानी देखिए पार्ट बी के साथ कनेक्टेड है, जिसका मास हमने कैलकुलेट किया था, वही बॉडी लें। वही बॉडी लेने का मतलब ये हुआ कि मास एम की वैल्यू हमने वही रखनी है जो पार्ट बी में कैलकुलेट किया था, यानी 5.5 किलोग्राम। व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सेम बॉडी इफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस टू 280 न्यूटन्स। अगर अब अप्लाइड फोर्स की वैल्यू चेंज होकर 280 न्यूटन्स के बराबर। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए पिछले सवाल के साथ इसका कनेक्शन ये है कि सेम बॉडी लेने का मतलब है कि जैसे पिछले सवाल में मास 5.5 किलोग्राम था, बॉडी चेंज नहीं करें, वही बॉडी लें, तो उसका मतलब उसका मास उतना ही आना चाहिए। अब पिछले सवाल में आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन थी जब फोर्स 200। अब आपसे कह रहा है कि फोर्स की वैल्यू को 280 न्यूटन कर दिया, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी ये मालूम। चले बेटा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फिर से फॉर्मूला यूज करते हैं, F इक्वल्स टू एम ए। अब एक्सेलरेशन ए मालूम करनी है, फॉर्मूला अरेंज कर लीजिए। फोर्स की वैल्यू आपको गिवन है 280, जबकि मास एम जो पिछले पार्ट में कैलकुलेट किया था 5.5 वही रखना है यहाँ पे। एक्सेलरेशन ए की वैल्यू सॉल्व करके 50.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी, जिसको आप चाहें तो राउंड ऑफ करके 51 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर सकते हैं। इसका रिजल्ट हम ऐसे लिख सकते हैं कि देयरफॉर द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज 50.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 51 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको कह रहे हैं कि एम्प्टी कार है, उसका मास 1200 किलोग्राम्स के बराबर है। इट्स इंजन कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसमें जो इंजन से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है उसकी वैल्यू भी आपको बता रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। कह रहे हैं कि 300 किलोग्राम लोड इज एडेड। जो खाली कार थी उसके अंदर हमने 300 किलोग्राम मास ऐड कर दिया, किसकी सूरत में, बाय पैसेंजर्स एंड लगेज। व्हाट एक्सेलरेशन द सेम इंजन विल प्रोड्यूस। अब वही इंजन कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा उसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। अब चूंकि यहाँ पे दो मासेस इन्वॉल्व हो गए बेटा, तो दोनों को हमें अलग अलग करना पड़ेगा। अलग अलग करने के लिए जैसे मैं सबसे पहले यहाँ लिख देता हूँ मास ऑफ एम्प्टी कार। जब वो कार खाली थी तो उस वक्त उसका मास यानी M1 1200 किलोग्राम्स के बराबर है। और उस एम्प्टी कार की एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ऑफ एम्प्टी कार, वो जो खाली कार है उसकी एक्सेलरेशन ए की वैल्यू मैं लिख देता हूँ जनाब, कितनी, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। ये वन क्यों ऐड कर रहा हूँ एम के साथ और ए के साथ, अभी जरा इसके अगले पार्ट में समझते हैं। अब आप ये बात जानते हैं कि इस इंजन को चलाने के लिए कोई ना कोई फोर्स रिक्वायर्ड होगी। सबसे पहला तो हम ये काम करेंगे कि उस लगने वाली फोर्स की वैल्यू मालूम करें कि कितनी फोर्स के जरिए इंजन ऑपरेट कर रहा है। फोर्स एफ की वैल्यू हम कैलकुलेट करें। अच्छा अब देखिए, ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, जरा अगला पार्ट देखिएगा, इसके आगे क्या कह रहा है।
इफ 300 किलोग्राम लोड इज एडेड, आपने उसमें 300 किलोग्राम का लोड ऐड कर दिया, यानी वो जो खाली कार थी आपके पास, उस खाली कार का मास ऑलरेडी आपको गिवन था। डायग्राम पे मत जाइएगा, इसके पीछे छुपे हुए जो जज्बात है बस उसको समझने की कोशिश करें। ये कार खाली थी तो उसका मास गिवन था 1200 किलोग्राम्स। हमने इसमें सामान भर दिया, लोग भर दिए, कितना मास इसमें मजीद ऐड कर दिया, 300 किलोग्राम्स। ऑलरेडी मास कार का कितना था, 1200। आपने इस कार को लोड कर दिया पैसेंजर से, लगेज से, 300 किलोग्राम इसमें और ऐड कर दिया। अब जो दूसरा मास आपके पास आया वो आ जाएगा मास ऑफ लोडेड कार। जब इस कार को आपने लोड कर दिया, दूसरा मास M2, कितना लोड किया है मास आपने इसमें, 300। ऑलरेडी कार का मास कितना था, 1200। तो टोटल मास M2 की वैल्यू 1500 किलोग्राम। चूंकि मुझे पता था कि आगे सवाल में दूसरा मास भी आना है, तो हमने ऑलरेडी पहले वाले मास को M1 कर दिया, दूसरे वाले मास को M2 कर दिया। अब कह रहे हैं कि व्हाट एक्सेलरेशन द सेम इंजन विल प्रोड्यूस, वही इंजन है, अब उससे कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, उस एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने डिटरमाइन करनी है। यानी एक्सेलरेशन ऑफ लोडेड कार, जो इंजन को आपने लोड कर दिया उस एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम करनी है। सेकंड एक्सेलरेशन है, इसको E2 कर, एक्सेलरेशन ऑफ MT का करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि वो जो फोर्स F हमें कैलकुलेट करनी है उसकी वैल्यू हम निकालते हैं। चलिए जी, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को फिर से यूज करते हैं। हम जानते हैं F बराबर है किस चीज के, ma के। फोर्स F की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं हम, और डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं MT कार के लिए। सबसे पहले आप ये बात जानते हैं, जो MT कार है उसका मास M नहीं है बल्कि M1 है, और उसकी एक्सेलरेशन A नहीं है बल्कि A1 है। वैल्यूज को पुट करवा दीजिए। मास M1 की वैल्यू है 1200 और एक्सेलरेशन A1 की वैल्यू है 4 के बराबर। मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से फोर्स F की वैल्यू आपको पता चलती है, 4800 न्यूटन फोर्स F की वैल्यू। अब इस फोर्स F की वैल्यू को सेम रखेंगे। देखिए फोर्स F की वैल्यू को क्यों सेम रखेंगे, इसकी वजह को जरा समझने की कोशिश कर लीजिए। हम ये बात जानते हैं कि जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला है वो है F=m। तीन चीजों का रिलेशन है, फोर्स का, मास का और एक्सेलरेशन का। ये बात आप याद रखिएगा कि किसी भी लॉ के अंदर अगर तीन चीजें इन्वॉल्व हैं और आप दो चीजों के दरमियान का रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, तो आपको तीसरी चीज को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। इस सवाल के अंदर अगर आप देखिएगा क्या, कौन सा रिलेशन आपको निकालना है। पहले एक मास M गिवन है, एक एक्सेलरेशन गिवन है। अगले में एक मास M गिवन है, एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम करनी। यानी ये दो चीजों का रिलेशन है, मास और एक्सेलरेशन का। जब दो चीजों का रिलेशन है मास और एक्सेलरेशन का, तो इसका मतलब तीसरी चीज फोर्स को क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट। आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मगर ये उसी वक्त होगा जब तीसरी चीज यानी फोर्स को कैसा रखा जाए, कांस्टेंट। इसका मतलब इस सवाल में जब हमने मास M बढ़ा दिया, देखिए पहले जो मास M आपके पास था वो कम था 1200, बाद में आपने उसको बढ़ा दिया, बढ़ा के कितना कर दिया, 1500। जब आप मास बढ़ा रहे हैं तो एक्सेलरेशन कम होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन और मास एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब अब जो सेकंड एक्सेलरेशन की वैल्यू आनी चाहिए वो कम हो जानी चाहिए, मगर कब, जब फोर्स की वैल्यू कैसी रहे, कांस्टेंट। इसलिए हम जो एक दफा फोर्स F निकालेंगे उसकी वैल्यू कांस्टेंट रखनी पड़ेगी। चलो बेटा फिर दोबारा से ये फॉर्मूला यूज करते हैं। F बराबर है किस चीज के, ma के। अब लोडेड कार की बात कर रहे हैं, तो लोडेड कार के लिए मास M नहीं है बल्कि M2 है, एक्सेलरेशन A नहीं है बल्कि A2 है। इसका मतलब अगर आप F को इस M2 से डिवाइड कर दें तो आपको एक्सेलरेशन A2 की वैल्यू पता चल जाएगी। फोर्स की वैल्यू मैंने कहा कांस्टेंट रखनी है, जब कार एम्प्टी थी तो भी 4800, कार को लोड कर दिया तो भी 4800, जबकि मास M2 की वैल्यू अब बढ़कर कितनी हो गई थी, 1500।
एक्सेलरेशन a2 की वैल्यू डिवाइड करके 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाए। अच्छा, अब एक आम तासुर ये जरा एक दफा थोड़ा समराइज कर लेते हैं इस सवाल को। एक आम तासुर ये है कि भाई जब हम मास ज्यादा कर देंगे तो जो फोर्स है इंजन को वो ज्यादा लगानी पड़ेगी। ये बात बिल्कुल सही है। जब कार खाली होगी तो उस वक्त इंजन कम फोर्स लगा रहा होगा, जब कार को लोड किया होगा तो इंजन को ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो ये बात बिल्कुल सही है, मगर फिर ये वाली बात याद रखिएगा। अभी हम ये पढ़ चुके हैं कि एफ बराबर है किस चीज के, एम ए के। जब आप कह रहे हैं कि मास बढ़ा रहे हैं तो फोर्स में इजाफा होना चाहिए, यानी आप दो चीजों का रिलेशन नोट कर रहे हैं। किस किस का? फोर्स का और मास का। अगर फोर्स और मास का रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं तो उसके लिए एक्सेलरेशन को क्या रखना पड़ेगा? कांस्टेंट। अगर सवाल में ऐसा होता कि भाई उस इंजन की एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, तब तो आपकी बात सही हो जाती। लेकिन हमें तो फोर्स और मास का रिलेशन निकालना ही नहीं है। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे तो एक्सेलरेशन और मास का रिलेशन निकालना है। और एक्सेलरेशन और मास का रिलेशन निकालने के लिए फोर्स का कांस्टेंट होना जरूरी है। इसलिए हमने जो फोर्स की एक दफा वैल्यू निकाली है उसको कांस्टेंट ही सपोज करें। बेहतर ये था कि इस सवाल में अगर वो एक दफा ऐड कर देता कि कोई इंजन की जो मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम फोर्स एक दफा कैलकुलेट करवा लेता तो वो जरा हमारे लिए आसानी हो जाती। लेकिन आपको इसमें खुद ही अंदाजा लगाना पड़ेगा कि बात बिल्कुल सही है कि मास बढ़ाने से अगर आप कार को लोड कर देंगे तो इंजन ज्यादा फोर्स लगाएगा, मगर वो उस वक्त होता है जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इस वक्त सवाल के अंदर दो एक्सेलरेशन मालूम करनी है, यानी मास चेंज करने से एक्सेलरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा वो मालूम करना है, यानी एक्सेलरेशन और मास का रिलेशनशिप पढ़ना है। और वो उसी वक्त होगा जब फोर्स को क्या रखा जाएगा? कांस्टेंट। इसलिए एक दफा जो फोर्स एफ निकालेंगे उसकी वैल्यू को चेंज नहीं किया जाएगा। यही फोर्स एफ एम्प्टी कार के लिए भी है और यही फोर्स एफ लोडेड कार के लिए। ठीक है जी। अब आपसे रिजल्ट कैसे लिख सकते हैं? आपसे बोल रहे हैं कि वो सेम इंजन कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, तो हम इसका रिजल्ट लिख सकते हैं। देयरफॉर द इंजन will produce an acceleration of 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 60 किलोग्राम्स। ऑब्जेक्ट का मास 60 किलोग्राम्स गिवन है। फाइंड इट्स वेट ऑन अर्थ, मून एंड मार्स। ये बात आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो मास है वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। पूरे यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट को कहीं भी ले जाएं उसका मास चेंज नहीं होगा। तो ये जो मास की वैल्यू गिवन है, हम इसके साथ अर्थ या मून या मार्स कहीं मेंशन नहीं करेंगे। किसी भी प्लेनेट पर चले जाएं ऑब्जेक्ट का मास तो वही रहेगा। अब करना यह है कि आपको इस ऑब्जेक्ट का जिसका मास 60 किलोग्राम्स के बराबर है, इसका वेट आपको तीन डिफरेंट लोकेशन पर मालूम करना है। पहले पार्ट में आपसे कह रहा है कि इसका वेट मालूम करें अर्थ पर। वेट की वैल्यू मालूम करनी है अर्थ के लिए। दूसरे पार्ट में आपसे कह रहा है कि इसी ऑब्जेक्ट का वेट मालूम करें अगर इसको ले जाते हैं मून पर। और तीसरे पार्ट में आपसे कह रहा है कि इस ऑब्जेक्ट का वेट फिर से मालूम करें अगर इस ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं प्लैनेट मार्स पर। जबकि आपको तीनों की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यूज गिवन है। अज्यूम द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। अर्थ पर ग्रेविटी की वैल्यू आपको गिवन है जनाब। कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मून के ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू आपको गिवन है। इसके साथ अर्थ लिख देता हूँ ताकि सब ना हो जाए। इसे नॉर्मली अर्थ की ग्रेविटी के लिए हम नहीं लिखते हैं, सिर्फ जी से रिप्रेजेंट करते हैं कि मिक्सअप ना हो जाए, तो इसलिए मैं इसके साथ लिख देता हूँ अर्थ। मून के लिए ग्रेविटी ऑफ मून, इसकी वैल्यू बता रहा है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जबकि
मार्स की ग्रेविटी भी आपको गिवन है और ये ग्रेविटी की वैल्यू है 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बाद। बेटे आप ये बात जानते हैं कि वेट W बराबर होता है किसके, mg के। अब ये वेट हमें तीन मुख्तलिफ जगहों पे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले अर्थ के लिए, हम ये फॉर्मूले में इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का मास, ग्रेविटी ऑन अर्थ। मास के साथ कुछ नहीं लिखेंगे अर्थ, मून या मार्स, इसलिए कि ऑब्जेक्ट का मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। मास m की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 60, जबकि अर्थ पे ग्रेविटी की वैल्यू गिवन है 9.8 के बराबर। सॉल्व कर लेंगे, ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर पता चल जाएगा, 588 न्यूटन्स इसका यूनिट। बिल्कुल इसी तरह से आपने दोबारा वेट कैलकुलेट करना है, यही W=mg वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर अब ये फॉर्मूला उनकी सरफेस के लिए यूज करेंगे तो ग्रेविटी भी की सरफेस ही चाहिए होगी। मास दोबारा से 60, क्योंकि मास हर जगह पे, अर्थ पे, मून पे, मार्स पे हर जगह कांस्टेंट रहेगा, तो मास वही 60 किलोग्राम जो गिवन था वही यूज करेंगे। जबकि अब मून पे वेट निकाल रहे हैं तो ग्रेविटी ऑफ मून इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वैल्यू आपको गिवन है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। सॉल्व करके उस ऑब्जेक्ट का वेट मून पर आ जाएगा 96 न्यूटन्स के बराबर। चूंकि वेट डिपेंडेंट है ग्रेविटी की वैल्यू पे, अर्थ की ग्रेविटी ज्यादा थी तो वहां वेट ज्यादा आ रहा है, फिर जाके ग्रेविटी कम हो गई तो वहां वेट की वैल्यू भी कम। सेम इसी तरह से आपको तीसरे और आखिरी पार्ट में फिर से वेट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर अब प्लैनेट मार्स के लिए कैलकुलेट करनी है, W=mg वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर अब ग्रेविटी मार्स वाली इस्तेमाल करनी, मास m तो कांस्टेंट रहेगा वही 60, जबकि मार्स पे ग्रेविटी की वैल्यू 3.7 के मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। सॉल्व करके यहाँ से वेट ऑन मार्स आ जाएगा 222 न्यूटन के बराबर। ठीक है जी, मास को चेंज नहीं करना है, मास हर प्लेनेट पे, हर जगह पे कांस्टेंट सेम रहेगा, यानी 60 किलोग्राम गिवन था वही रहेगा। वेट चेंज होगा ग्रेविटी के चेंज होने से। जिस प्लेनेट पर या जिस जगह पर ग्रेविटी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वहां वेट कहीं ज्यादा होगा। जैसे जैसे ग्रेविटी कम होती जाएगी वेट कम होता जाएगा, ग्रेविटी बढ़ती जाएगी तो वेट में इजाफा होता जाएगा। अच्छा बेटा जी, इसका रिजल्ट आप अलग अलग करके इस तरह लिख सकते हैं कि therefore the weight of the object on earth is 588 न्यूटन, therefore the weight of the object on moon is 96 न्यूटन, and therefore the weight of the object on Mars is 222 न्यूटन। अगला क्वेश्चन बेटे सर्कुलर मोशन के टॉपिक का है। सबसे पहले तो फॉर्मूला बैंक में सर्कुलर मोशन के ये फॉर्मूलाज ऐड कर लेते हैं। जनाब सर्कुलर मोशन में दो फॉर्मूलाज यूज करेंगे, एक सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो है AC=v²/r, दूसरा सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला जो है FC=mac, जिसको लिखने का एक और तरीका, AC की वैल्यू पुट करवा दें तो FC बराबर हो जाएगा mv²/r। अच्छा जी, अब क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, क्या कार इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर पार्ट ऑफ हाईवे हैविंग अबाउट 1000 मीटर रेडियस। वो जो सर्कुलर पार्ट है हाईवे का, उसके रेडियस आर की वैल्यू आपको गिवन है 1000 मीटर्स के बराबर। द मास ऑफ कार इज 600 किलोग्राम्स, कार के मास एम की वैल्यू आपको गिवन है 600 किलोग्राम्स के बराबर, एंड इट्स वेलोसिटी इज 72 किलोमीटर पर आवर। ये यूनिट इसका मिसप्रिंट है, ये पर आवर है, -1। वेलोसिटी v की वैल्यू 72 किलोमीटर्स पर आवर। आप ये बात जानते हैं कि किलोमीटर्स पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से और डिवाइड कर लेते हैं 3600 से। यहाँ भी हम यही काम करेंगे, इस 72 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1000 से तो किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और
इस पर आर को यहाँ 3600 से अगर मैं इस वैल्यू को डिवाइड कर दूं तो इस सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनिट आ जाएगा इसका मीटर सेकंड। कैंसिलेशन करवा दीजिए, ये जीरोस कैंसिल हो गए और यहाँ 2 आ गया, यानी 20 मीटर पर सेकंड। फाइंड, दो पार्ट्स हैं, पहले पार्ट में कह रहा है सेंटीपीटल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट पार्ट में सेंटीपीटल फोर्स एफ सी कैलकुलेट करना है, और सेकंड पार्ट में सेंटीपीटल एक्सेलरेशन होता का यानी ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करना। अच्छा जी, पहले पार्ट में सेंटीपीटल फोर्स कैलकुलेट करनी है, जिसका फॉर्मूला एम वी स्क्वायर अपॉन आर। वैल्यूज आपको गिवन है। मास एम की वैल्यू है 600 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी जो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके निकाली है, यानी 20 का स्क्वायर, डिवाइड करना है रेडियस आर से जिसकी वैल्यू है 1000 के बराबर। 600 ऐसे ही रहने दीजिए, 20 का स्क्वायर हो गया 400, 2 का स्क्वायर किया तो 4, और स्क्वायर हो रहा है तो एक की जगह 2 जीरो लगा दीजिए, डिवाइड कर लीजिए जनाब इसको 1000 से। जो आसानी से कैंसिलेशन हो रही है वो कैंसिल करवा देते हैं, ये जीरोस कैंसिल हो गए। यहाँ आंसर रह गया हमारे पास ओपन न्यूमरेटर में 60 मल्टीप्लाई बाय 4, अपॉन में 1 रह गया जिसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब सेंटीमीटर फोर्स का आंसर 240 न्यूटन के बराबर। जब सेंटीपीटल फोर्स का आंसर कैलकुलेट कर लिया तो सेंटीपीटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने भी देखा था फॉर्मूला बैंक में, वी स्क्वायर अपॉन आर। वेलोसिटी की वैल्यू फिर से वही मीटर पर सेकंड वाली वैल्यू है 20, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस आर की वैल्यू है 1000, फिर से 20 का स्क्वायर 400, डिवाइड करते हैं इसको 1000 से, ये दो जीरोस कैंसिल हो गए, यानी सेंटीपीटल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 4/10। इसको लिखने का तरीका क्या हुआ, ए सी इज इक्वल्स टू 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी। आप इसमें एक और काम ये कर सकते थे कि पहले आप सेंटीपीटल एक्सेलरेशन निकाल लेते, आप सेंटीपीटल एक्सेलरेशन पहले कैलकुलेट कर लेते, 0.4 आ जाता, फिर आप एफ सी का ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे। यहाँ देखिए, अगर आपने सेंटीपीटल एक्सेलरेशन पहले निकाल ली तो एफ सी बराबर होता है एम ए सी के। एम की वैल्यू आपको फिर से वही 600 लेनी होती, ए सी अगर आप पहले निकाल चुके होते यानी ये 0.4, तब भी मल्टीप्लाई करके आपके पास इसका आंसर 240 निकल। बट ये फॉर्मूला हम इस वक्त यूज करते हैं अगर हम ए सी ऑलरेडी निकाल चुके होते हैं, कि हम डायरेक्ट सेंटीपीटल फोर्स निकाल रहे हैं तो इसलिए हमने एम वी स्क्वायर अपॉन आर का फॉर्मूला यूज किया। अच्छा बेटा, इसका रिजल्ट फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि देयरफॉर द सेंटीपीटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द कार इज 240 न्यूटन एंड देयरफॉर द सेंटीपीटल एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट अब हमने सॉल्व करना है। ये फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो पहले तो फॉर्मूला बैंक में अपने फॉर्मूला एक नजर देख लेते हैं। हाँ जी, लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला एफ एस बराबर है म्यू आर के। म्यू जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, चूंकि आर नॉर्मल रिएक्शन है और नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर होता है, और वेट खुद बराबर होता है एम जी यानी मास इनटू ग्रेविटी। इसकी जगह पर हमने वैल्यू पुट करवा दी, एफ एस बराबर हो गया म्यू मल्टीप्लाई बाय एम जी के बराबर। अच्छा जी, मुझसे सवाल में कह रहा है कि अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ वेट स्लिपरी फ्लोर, द मास ऑफ ब्लॉक इज 15 किलोग्राम्स। उस ब्लॉक के मास m की वैल्यू गिवन है 15 किलोग्राम्स के बराबर। व्हेन इट इज पुल्ड थ्रू अ स्प्रिंग, उसको एक रस्सी के जरिए खींचा गया, एंड स्प्रिंग बैलेंस, और हमने उसके साथ एक स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया। ये स्प्रिंग बैलेंस हमें क्या बताएगा, एक्चुअली फोर्स की वैल्यू रिकॉर्ड करके बताएगा। उस स्प्रिंग बैलेंस के जरिए जो फोर्स की वैल्यू रिकॉर्ड की गई वो 3 न्यूटन के बराबर है। जिस फोर्स से इसको मूव करवाया गया वो वैल्यू आपको बता रहा है 3 न्यूटन के बराबर। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू की वैल्यू आपने डिटरमाइन कर। देखिए फॉर्मूला सवाल के एंड में भी आपको गिवन। चलिए जी, फॉर्मूला यूज कर लेते हैं।
वो अरेंज कर लीजिए फॉर्मूले को, क्योंकि हमें म्यू की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो ये एम और जी को दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड कर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें। एफ एस की वैल्यू आपको गिवन है 3 डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का मास है 15, ग्रेविटी की वैल्यू आप जानते हैं 10। सॉल्व करके से म्यू की वैल्यू 0.02, तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रेशियो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन, तो सिमिलर क्वांटिटीज के दरमियान का, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होगा। इसका रिजल्ट हम इस तरह से लिख सकते हैं कि देयरफॉर द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.02।